हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? हम आज अपनी इस क्लास में सीए इंटर के कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की स्टार्टिंग करेंगे। आज की क्लास को पढ़ने का एम है कि हम शुरुआत करेंगे कि सीए इंटर में कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, जिसे हम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज कहते हैं, उस पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और आज की क्लास के लिए हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंदाजा हो सके कि एग्जाम्स में सीए इंटर में लॉ के पेपर में आपको कैसे अपनी स्टडीज को करना है। इस क्लास को करने का एम है कि आप सीए इंटर के लॉ के सिलेबस को समझ सकें और आप ये देख सकें कि कितनी गहराई से आपने इस पेपर को पढ़ना है। जैसे कि आप सभी ने सीए फाउंडेशन में एक बार लॉ पढ़ा होता है, लेकिन वो बेसिक लॉ था, वो एक फंडामेंटल बिजनेस लॉ था। सीए इंटर में लॉ अपने थोड़ा सा रिसर्च लेवल पर आ जाता है, एप्लीकेशन बेस हो जाता है। रिसर्च लेवल का मतलब है कि हम लॉ के प्रोविजंस की डेप्थ को, गहराइयों को सीखते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप लीगल प्रोविजंस को डिफिकल्ट केस स्टडीज में अप्लाई करना सीखा करते हैं। फाउंडेशन में भी आपने बहुत से केस स्टडीज सीखे होते हैं, लेकिन वो बेसिक केस स्टडीज हैं, वो फंडामेंटल लेवल के केस स्टडीज हैं। इंटर लेवल के केस स्टडीज फाउंडेशन के केस स्टडीज से ज्यादा टफ होते हैं। इसमें पूरे दिमाग के साथ एक प्रोविजन को सीख कर अप्लाई करना सीखा जाता है, क्योंकि सीए इंटर के बाद आप सभी अपनी आर्टिकलशिप को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आप यहां इंटर में सीखेंगे, जो प्रोविजंस आप पढ़ेंगे उनमें से बहुत से प्रोविजंस को अपनी आर्टिकलशिप पर, अपनी ट्रेनिंग के दौरान आप यूज करेंगे अगर आप अपनी सीए फर्म के अंदर किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले हमारे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के पेपर का स्ट्रक्चर बताता हूं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। लगभग 5-7 मिनट हम इस बात पर लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसके टॉपिक्स को देखेंगे और एक टॉपिक को हम आज की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा इसको शुरू करने के लिए आप सामने मेरे साथ स्क्रीन पर सबसे पहले हमारे सिलेबस के बारे में देखें। देखिए, जब हम सीए इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज को पढ़ते हैं, देखिए हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अब क्योंकि नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो जैसे कि नाम के 2 हिस्से हैं, पेपर के भी 2 पार्ट हैं। इसमें कॉर्पोरेट लॉ 60 नंबर का होता है एंड अदर लॉज हैं 40 नंबर के। तो 60 + 40 पूरा पेपर मिलकर 100 नंबर का बनता है। तो 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर की कॉर्पोरेट लॉ है। आप जब कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ते हैं तो आप यहां पर पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट। कौन सा लॉ पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। और आप कंपनीज एक्ट 2013 के कहां तक के सेक्शन पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 139 तक। रफली 140 सेक्शन आपने पढ़ते हैं। इसके बाद के कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन होते हैं उन्हें सीए फाइनल में पढ़ा जाता है। यह है हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ का स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट लॉ में आप कंपनीज से कनेक्टेड प्रोविजंस को सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। आपने जब अपने सीए फाउंडेशन को पढ़ा था तो आपने वहां पर कंपनीज का मीनिंग सीखा, आपने वहां कॉर्पोरेट वेल को सीखा, आपने सीखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। लेकिन आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ऑल्ट्रेशन, उनमें बदलाव कैसे किए जाते हैं, वो नहीं सीखा। तो यहां से हमारे इस पेपर की शुरुआत होती है। तो हमारे इस पेपर में हम शुरुआत करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। यहां से हम शुरुआत करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करने आती है तो उसे अपना प्रोस्पेक्टस बनाना है। तो कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस कैसे बनाना है? शेयर्स को इशू करने के लिए बनाया जाता है प्रोस्पेक्टस। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। देखो, शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने सीए फाउंडेशन में सीखा। यहां पर आपको सीखना है शेयर कैपिटल के बारे में। उसके बाद हम सीखेंगे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग्स कैसे कराई जाती हैं। आपको सीखना है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स कराएं तो जनरल मीटिंग्स होती हैं, उन्हें कैसे कराया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो हमें कंपनी लॉ में सीखने हैं। हमें और सीखने हैं, मैं यहां नाम नहीं लिख रहा हूं। हमें सीखना है कि कंपनीज के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कंपनीज का ऑडिट कैसे होता है,
कंपनीज में डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड का पूरा चैप्टर है, डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है। आपको सीखना है डिवेंचर्स कैसे इशू होते हैं, आपको सीखना है कंपनी को अपनी एसेट्स अगर गिरवी रखनी हो, इसे कहते हैं चार्ज, एसेट्स को गिरवी कैसे रखा जाए, चार्ज कैसे किया जाए। ये बहुत से टॉपिक मैं इसमें दिखाता हूं प्लस का निशान, डिवेंचर, एक चैप्टर डिपॉजिट, एक चैप्टर चार्ज, एक चैप्टर अकाउंट्स, चैप्टर ऑडिट, डिविडेंड, ये सब कंपनी का हिस्सा है जो आपको 60 नंबर के अंदर पढ़ना होता है। इसके बाद आप इसी पेपर के अंदर कंपनी लॉ के अलावा जब अदर लॉज पढ़ते हैं तो अदर लॉज में क्या है, अदर लॉज में हमारे पास 4 तरह की लॉज हैं। ध्यान दीजिए, अदर लॉज में हमारे पास 4 लॉज हैं। देयर आर 4 लॉज जो आपको अदर लॉज के अंदर सीखने होती हैं। अदर लॉज के अंदर 4 लॉज कौन कौन से हैं? अदर लॉज के अंदर जो 4 लॉज हैं वो आपको सिखाया करते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट के अलावा कुछ और इंडस्ट्रियल लॉ हैं, कुछ और बिजनेस लॉ हैं जो कंपनीज एक्ट की मदद करेंगे इनको अप्लाई करने में। जैसे हमारे पास अदर लॉ में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है उसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। याद कीजिए, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का नाम सुना होगा, तो आपको सीखना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का लॉ है। आपको सीखना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये हमारे सिलेबस के सबसे डिफिकल्ट लॉज में से एक है। जैसे सीए फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप में मुश्किल लॉ होता था, ऐसे ही यहां पर हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने आप में एक डिफिकल्ट लॉ है। उसके बाद हम अपने एग्जाम में पढ़ेंगे, हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। लॉ का नाम देखिए, जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट हमें यह सिखाता है कि अलग अलग लॉज में, किसी भी लॉ में जो लीगल वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो लीगल वर्ड्स कैसे हैं, उन लीगल वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, तो लीगल वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं, उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है, ये हम जनरल क्लॉजेस एक्ट नाम के लॉ में सीखा करते हैं। यहां पर हम लीगल वर्ड्स को सीखेंगे। आपको जानते हैं कि आपके पेपर में अगर आप लीगल वर्ड्स का यूज करें तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं। तो डिफरेंट लीगल वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। एक लीगल वर्ड आपके सामने बोलता हूं, बड़ा अच्छा लीगल वर्ड है, इसे कहते हैं प्रोविंस। प्रोविंस तो एक लीगल वर्ड है जिसे हमने नाम दिया प्रोविंस। तो प्रोविंस एक लीगल वर्ड है। अब ये अलग अलग लॉज में इस्तेमाल होता है। प्रोविंस का क्या मतलब होता है? प्रोविंस का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आजकल इंडिया में अलग अलग स्टेट होती हैं। हमारे पास होती हैं स्टेट्स जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान। तो आजकल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन पुराने जमाने में अगर हम अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो इंडिया में स्टेट नहीं हुआ करती थी, इंडिया में प्रोविंस होते थे। प्रोविंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रांत, स्टेट को कहते हैं राज्य। तो इंडिया में आज एक स्टेट है बंगाल, वेस्ट बंगाल। पुराने जमाने में हमारे पास एक प्रोविंस था जिसका नाम था बंगाल। आज हमारे पास एक स्टेट है, नाम है पंजाब, एक स्टेट है हरियाणा। पुराने जमाने में प्रोविंस था, इंडिया का बड़ा सा इलाका था जिसको पंजाब कहते थे। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उस पंजाब का एक हिस्सा इंडिया में रहा, जिसको दो फर्दर डिवीजन में, दो फर्दर हिस्सों में बांट दिया गया। और इंडिया वाले पंजाब में से एक हिस्से को हम पंजाब कहते हैं, एक हिस्से को हम हरियाणा कहते हैं। तो पुराने जमाने में इस सारे हिस्से को और पाकिस्तान वाले पंजाब को मिलाकर पंजाब प्रोविंस कहा करते थे। अब आप कहोगे इस लीगल वर्ड का इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है? देखो, जब 1947 से पहले इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पर जो लॉ बनते थे, पुराने जमाने के जो लॉ बनते थे, अब आपने एक लॉ पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप जानते हो कि 1872 में बना था, 1872 में बना था। तो उस वक्त वो प्रोविंस के ऊपर एप्लीकेबल होता था, प्रोविंसेस पर वो एप्लीकेबल था, पंजाब पर। तो पंजाब में क्या था? पंजाब में वो पंजाब भी था जो पाकिस्तान में चला गया, इसमें वो हिस्सा भी था जो हरियाणा के अंदर चला गया, वो हिस्सा भी था जो अब का पंजाब कहलाता है। तो हमारे पास एक लीगल वर्ड है कि 1947 से पहले की अगर किसी भी लॉ को हम पढ़ें तो वहां प्रोविंस शब्द का इस्तेमाल होता है। ये आपको भी अपनी लीगल लैंग्वेज में यूज करना होता है। तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में इन सभी लीगल वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। यह है हमारा सेकंड नंबर का बिजनेस लॉ, सेकंड नंबर का अदर लॉ जो आपको यहां पर सीखना है। अब उसके बाद अदर लॉज में और क्या होता है, आप ध्यान से देखिए मेरे साथ। अदर लॉज में हमारे पास तीसरा लॉ है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखो, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, मीनिंग बनाना, स्टैट्यूट्स। और स्टैट्यूट्स का मतलब है लॉ।
तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब है किसी भी लॉ के प्रोविजंस को पढ़ना सीखना। आप देखो नए नए तरह के लॉ इंडिया में बनते हैं। अब इंडिया में आज से कुछ साल पहले जीएसटी का लॉ बनाया गया। तो जब भी एक नया लॉ बनकर आएगा उसके प्रोविजंस को कैसे पढ़ा जाएगा, उसके प्रोविजंस का मीनिंग कैसे बनाया जाएगा। एक लॉ और दूसरे लॉ में आपस में कंफ्लिक्ट हो गया, मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के दो प्रोविजंस में आपस में क्लैश हो गया, तो आप कौन से प्रोविजन को अप्लाई करोगे। या सोचो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ही दो प्रोविजंस में आपस में क्लैश हो गया, तो कौन से लॉ को अप्लाई करोगे। इन सब के बारे में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट हमें सिखाता है। कुछ टाइम पहले तक, आज से कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले तक जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट दोनों सीए फाइनल के सिलेबस में हुआ करती थी। लेकिन ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहां पर लीगल वर्ड्स को सीखते हो, आप यहां पर लीगल प्रोविजंस का मीनिंग बनाना सीखते हो। दैट्स व्हाई इनको सीए इंटर में डाला गया। फिर हमारे पास चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट अदर लॉ है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको हम आईसीए कहते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप कहोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। नहीं, आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हाफ, आधा हिस्सा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिमेनिंग हाफ, अगला आधा हिस्सा आपने सीए फाउंडेशन में कभी नहीं पढ़ा, उसको आप यहां सीए इंटर के सिलेबस में पढ़ा करते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो हिस्सा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा उसे हम नाम देते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये है हमारे पास हमारे अदर लॉज। बेटा ध्यान दीजिए, जो अदर लॉज हैं वो आपके एग्जाम्स में 40% है, 40% है, 40 नंबर के हैं। अदर लॉज 40 नंबर के हैं और कंपनी लॉ 60 नंबर का है। इस सब को मिला के हमारा पेपर बनता है। इस पूरे पेपर में जब आप इस पूरे पेपर को देखा करते हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे कि सीए फाउंडेशन का पेपर होता था, इंटर का पेपर भी लेंदी होता है। इसको भी पढ़ने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास हमारे सीए इंटर के पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस हैं, आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं। तो आपके पास हैं थ्योरी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपको बनाने हैं। थ्योरी क्वेश्चंस के अलावा आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है केस स्टडीज। हमारे पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन केस स्टडीज के होते हैं, तो आपके पास केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज के भी आंसर आपको बनाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पेपर में 30 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। पेपर में एमसीक्यू है 30 नंबर की। आप तो जानते हैं कि सीए इंटर के 4 पेपर्स में 4 पेपर, जिनमें से एक है लॉ, एक है टैक्सेशन, एक है ऑडिट और एक है ईआईएस। ऑडिट एंड ईआईएस ग्रुप 2 में होती है, लॉ एंड टैक्सेशन ग्रुप 1 में है। इन 4 पेपर्स में 30-30 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले एमसीक्यू होते हैं। तो लॉ में भी, टैक्सेशन में भी, ऑडिट में भी और ईआईएस में भी 30 नंबर के पेपर में एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, 4-4 ऑप्शन होते हैं, एक आपको टिक करना होता है। तो हमारे पेपर में लगभग 30 नंबर के एमसीक्यू होते हैं और बचे हुए पेपर में लगभग जो 70 नंबर का पेपर बच गया उसमें से 40 नंबर से की ज्यादा की केस स्टडीज और लगभग 30 नंबर की हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारे पेपर का पैटर्न होगा जिसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में और सीखेंगे। जब मैं आपको इन क्लासेस में पढ़ाऊंगा, हमारी क्लासेस को जब हम पढ़ते हैं तो हम इन 3 चीजों को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। हम क्या ध्यान में रखते हैं कि हमें पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, हमें केस स्टडीज के आंसर्स भी देने हैं, हमें एमसीक्यूज के आंसर्स भी देने हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहे हैं तो याद रखिए, थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स कभी कभी सीधी थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, कभी कभी वो थोड़ा सा घुमाए हुए भी हो सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें आपके इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करेंगे। इन थ्योरी क्वेश्चंस के लिए हम आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। याद कीजिए, आपके मॉड्यूल में जो लैंग्वेज है हम उसको सीखेंगे, हम उसको पढ़ना सीखेंगे। इन थ्योरी क्वेश्चंस के बाद जब आप पेपर में केस स्टडीज को अप्लाई करोगे तो केस स्टडीज को पेपर में करने के लिए ध्यान रखिए, केस स्टडीज के लिए आपको एप्लीकेशन सीखनी है, क्योंकि केस स्टडी जरूरी नहीं है कि मॉड्यूल के अंदर से आएंगे, हमारे पास बहुत से केस स्टडी और भी आते हैं। तो हमें केस स्टडीज को उनके प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आंसर देना सीखना है। आपने जैसे केस स्टडीज को सीए फाउंडेशन में किया होता है, यहां पर केस स्टडीज से बड़ी होती हैं, लेंदी होती हैं और हमें उनके बड़े प्रोफेशनल फॉर्मेट में आंसर देना है। यहां केस स्टडी क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कॉपी नहीं हो रही, तो मॉड्यूल की लैंग्वेज को यहां यूज नहीं किया जा सकता, यहां आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास पेपर का तीसरा और बड़ा स्कोरिंग हिस्सा होगा एमसीक्यूज। लेकिन
एमसीक्यूज ध्यान रखिए ऐसे नहीं होंगे कि बहुत इजी होंगे, क्योंकि अब आप सीए इंटर लेवल में आ गए, तो एमसीक्यूज बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के होते हैं, गहराई से आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। तो एमसीक्यूज को पढ़ने का मतलब है कि आप अपने पेपर की, अपने सभी टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। इन डेप्थ नॉलेज का मतलब है कि आपकी नॉलेज बड़ी गहराई से होगी, आपको हर चीज को बड़ा डीप स्टडी करना है, क्योंकि एमसीक्यू किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर भी पूछा जा सकते हैं। तो इवन एक छोटे से पॉइंट पर भी एमसीक्यू आ सकता है। आपसे कहेंगे कि आपने अपनी कंपनी की जनरल मीटिंग करवाई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट होनी है, बताओ कितने दिन के अंदर, कितने डेज के अंदर। एमसीक्यू में ऑप्शन लिखे होंगे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, आप टिक करके बताओगे 30 दिन के अंदर। तो एमसीक्यू का मतलब है एक एक प्रोविजन के एक एक इंपॉर्टेंट हिस्से को हमें सीखना है, हर चीज को हमें सीखना है। तो जब हम सीखेंगे तो हमें पूरे पेपर में इन सबको अटेम्प्ट करना है। और देखो, इन सबको अटेम्प्ट करने का मतलब हमारा पेपर बड़ा लेंथी हो जाता है, हमारा पेपर लेंथ वाइज बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, और आप इन सबको बड़े प्रोफेशनल तरीके से अटेम्प्ट करोगे। हमारी इन क्लासेस के अंदर मैं आपको हमारे मॉड्यूल की लैंग्वेज, हम उसे पढ़ना सीखेंगे, हम केस स्टडीज को आंसर देना सीखेंगे, और हर एमसीक्यू के लिए हम सभी प्रोविजंस को बड़ा डेप्थ में, बड़ी गहराई से सीखेंगे, ताकि हम हर चीज का, हर पॉइंट का आंसर दे सकें। तो मैंने आप सभी को यहां पर आपके पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाऊं, इस टॉपिक की हम शुरुआत करें, और इस टॉपिक की शुरुआत करके हम देखें कि हमें लॉ को कैसे पढ़ना है। तो आइए मैं आपको आज के लिए एक टॉपिक पढ़ाता हूं, एक टॉपिक शुरुआत करता हूं, जिससे मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं मैं क्या चीज आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या सिखाना चाहता हूं। तो मैंने आपको आज जो सिखाने के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया, वो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पढ़िए, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, आप इसको मेरे साथ यहां सीखिएगा। ये हमारे सिलेबस का भी सबसे पहला टॉपिक होता है, जिसका नाम है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम इसे ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए भी कहते हैं। हम इस टॉपिक से ही अपनी शुरुआत करते हैं। आपने एमओए के बारे में थोड़ा सा अपने सीए फाउंडेशन में सीखा है, उसकी ऑल्ट्रेशन के बारे में आपने कुछ नहीं सीखा, तो हम यहीं से अपनी स्टडीज की शुरुआत करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें 3 तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है, थ्योरी, केस स्टडीज और एमसीक्यूज। तो मैं जो जो बात आपके सामने बोलूंगा, ध्यान से उस बात को सीखना। देखो, हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप इस बात को देखिए, हम सीखेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे सीखने के लिए आप एक बात याद रखिए, आपने सीए फाउंडेशन में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में सीखा है, याद रखिए आपने सीखा था, मैं आपको फाउंडेशन की 4 बातें इसमें से रिवाइज कराता हूं, आप उन्हें ध्यान से देखिए कुछ बातों को, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी का एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। मेरे वर्ड्स को याद कीजिए, यह है सुप्रीम डॉक्यूमेंट। इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, कंपनी का चार्टर है, मींस सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। और एक नॉर्मल कंपनी जो ओपीसी नहीं है, मींस जो ओपीसी नहीं है, उसे क्या कहेंगे, आप कहिए नॉन ओपीसी। जो ओपीसी नहीं होती, ऐसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं। जो कंपनी ओपीसी नहीं होती, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं। भाई कौन कौन से 6 क्लॉज होते हैं, आप एक बार उनके नाम बताओ। तो मैं बताता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलें। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। बोलिए क्लॉज नंबर 1 क्या है, नेम क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का सबसे पहले नाम लिखा जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस नेम को चेंज कैसे किया जाता है। अगर कंपनी को अपना नाम बदलना हो तो नेम क्लॉज की ऑल्ट्रेशन कैसे की जाती है, नाम को कैसे चेंज किया जा सकता है। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकंड क्लॉज होता है, जिसे कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो इसका नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को पढ़ेंगे तो आप ये सीखेंगे कि अगर एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना चाहती हो, मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, आप इसे कहां शिफ्ट करना चाहते हैं, महाराष्ट्र, तो कैसे शिफ्ट करेंगे और शिफ्टिंग का प्रोसीजर किस तरह से पूरा किया जाएगा, आप इसे सीखेंगे। तीसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। याद कीजिए, मेमोरेंडम में लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, मींस कंपनी क्या बिजनेस करेगी।
तो मेमोरेंडम में क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा जाता है तो बताते हुए कंपनी क्या बिजनेस करेगी और कैसे करेगी। तो अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई ऑल्टरेशन करनी हो, मींस पुराना कोई बिजनेस बंद करना चाहती हूं या नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूं, तो ये काम कैसे किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्टरेशन कैसे होगी, पुराना बिजनेस बंद करना हो तो कैसे करेंगे, नया बिजनेस शुरू करना हो तो कैसे करेंगे, ये आप मेरे साथ यहां सीखेंगे। उसके बाद आपको एक क्लॉज सीखना है जिसका नाम है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी जाती है। आप सीखेंगे अगर आज हमें शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना हो, मींस अगर आज हमें शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी हो तो कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल डिक्रीज करनी हो तो कैसे करेंगे। आप सीखेंगे शेयर कैपिटल की ऑल्टरेशन, इंक्रीज करना है, कल को शेयर कैपिटल बढ़ानी पड़ जाए। सोचो आप एक बहुत बड़ी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 500 करोड़ की इसकी शेयर कैपिटल है और इसका बिजनेस और बड़ा होने जा रहा है, आपको 700 करोड़ रुपए और चाहिए, आपको नई कैपिटल इशू करनी है, तो कैसे करोगे। या आपके बिजनेस का साइज छोटा होने जा रहा है, आप बिजनेस को कम करने जा रहे हो, शेयर कैपिटल को कम करने जा रहे हो, कैसे करोगे, क्या प्रोसीजर होगा, इसे हम शेयर कैपिटल क्लॉज की ऑल्टरेशन के साथ सीखेंगे। फिर आपके पास एक क्लॉज होगा जिसका नाम होगा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो अगर आप अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड करना चाहो, आप तो जानते हैं कंपनी दो तरह की होती है, कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर आप अपनी कंपनी की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड करना चाहते हो तो कैसे होगी, अगर आप लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड करना चाहते हो तो वो कैसे होगी। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी को ऑल्टर कैसे किया जा सकता है, बदलाव कैसे किया जा सकता है, ये आप मेरे साथ यहां पर सीखेंगे। इसके बाद कंपनीज का मेमोरेंडम का सबसे आखिरी क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसके बारे में एक बात ध्यान दीजिए, इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं और इसको ऑल्टरेशन क्लॉज भी कहते हैं। आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन और ऑल्टरेशन क्लॉज के अंदर, सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज के अंदर कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो इसमें ऑल्टरेशन मना है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में सिखाने वाला हूं। ये तो है वो कंपनी जो कि ओपीसी नहीं है, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 6 क्लॉज होते हैं। इसके बाद एक और बात याद कीजिए, जो ओपीसी होती है, ओपीसी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इन 6 क्लॉजेस के साथ साथ एक नॉमिनेशन क्लॉज और होता है। याद करें, ओपीसी सीए फाउंडेशन से याद कीजिए, हमें इंटर में भी ओपीसी को दोबारा से पढ़ना है, ओपीसी को फाउंडेशन के कंपैरिजन में ज्यादा गहराई से पढ़ना है। तो आपको सीखना है ओपीसी में एक नॉमिनेशन क्लॉज भी होता है। ओपीसी में नॉमिनेशन क्लॉज क्या होता है कि अगर ओपीसी के शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका नया शेयर होल्डर कौन बनेगा। इस नॉमिनेशन क्लॉज में भी बदलाव किए जा सकते हैं, इस नॉमिनेशन क्लॉज को चेंज किया जा सकता है। ये कैसे होगा, ये भी इस ऑल्टरेशन का हिस्सा है। हम इस चैप्टर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टरेशन के चैप्टर में मेमोरेंडम के प्रोविजंस को बदलना सीखते हैं। बेटा मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर के पर्पस को समझ गए। अब इस चैप्टर की पर्पस को समझते हुए दो बातें और ध्यान रखिए कि अगर मैं लास्ट एग्जाम्स के पेपर्स को उठा लूं, अगर हम लास्ट 20 एग्जाम्स के पेपर्स को उठाने, जिसमें से 7 से 8 नए सिलेबस के पेपर हैं और बाकी पुराने सिलेबस के पेपर हैं, तो हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अगर आप लास्ट एग्जाम्स को देखेंगे तो 70% चांसेस हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो 70% एग्जाम्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर क्वेश्चन आया है। मिनिमम क्वेश्चन 5 नंबर का आया है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर 8 नंबर का आया। तो हम इस चैप्टर को जो पढ़ते हैं तो 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आए हैं, इसमें केस स्टडीज भी आए हैं और एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। एमसीक्यू तो लगभग 1 से 2 हर बार आता है। 5 नंबर से 8 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन भी आए हैं और केस स्टडीज भी आए हैं। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए, सामने एक बार देखिए, स्क्रीन पर देखिए, मैं बोलता हूं आप भी मेरे साथ याद कीजिए। एक नॉर्मल कंपनी जो ओपीसी नहीं है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉज होते हैं, तो कहिए 6। एक बार फिर बोलिए, हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ नॉन ओपीसी, तो बोलो 6। और 6 क्लॉजेस में सबसे पहला कौन सा होता है, नंबर 1 नेम क्लॉज। आज मैं आपको सिखाऊंगा कंपनी का नाम कैसे चेंज होता है। तो नंबर 1 क्लॉज कौन सा है, नेम क्लॉज। नंबर 2 क्लॉज कौन सा है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नंबर 3 क्लॉज कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नंबर 4 क्लॉज कौन सा है, कैपिटल क्लॉज। नंबर 5 क्लॉज कौन सा है, लायबिलिटी। और नंबर 6 कौन सा है, सब्सक्रिप्शन। अब एक क्वेश्चन,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, इन 6 क्वेश्चंस में से, इन 6 क्लॉजेस में से कौन से क्लॉज के अंदर ऑल्ट्रेशन नहीं की जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉजेस, एमसीक्यू में पूछूंगा कौन से क्लॉज में ऑल्ट्रेशन नहीं की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, आप आंसर में टिक करके बताओगे सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। ठीक है बेटा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यूज में कि ओपीसी में एक एक्स्ट्रा क्लॉज नंबर 7 और है, ओपीसी में नंबर 7 पर एक क्लॉज और लिखा है, कौन सा क्लॉज है? तो आपने कहना है नॉमिनेशन क्लॉज। तो ओपीसी में एक क्लॉज और है जिसका नाम है नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज ओपीसी में अलग से होता है। बस ये हमारा प्रोविजन है कि हमें अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इन क्लॉजेस को बदलना सीखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टरेशंस के बारे में। सबसे पहला क्लॉज कौन सा है जिसको मैं बदलना सीखूंगा, ऑल्टर करना सीखूंगा? सबसे पहला क्लॉज, सबसे पहले क्लॉज का नाम है नेम क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे पहला क्लॉज हम सीखेंगे नेम क्लॉज। तो हम सीखते हैं नेम क्लॉज की ऑल्टरेशन कैसे की जाती है। अब नेम क्लॉज की बात बताता हूं। ये रफ वर्क के लिए मेरा एरिया है, कोने में जो आप लाइन देख रहे हो, यहां मैं अपना साथ साथ आपको लिख के बताऊंगा, मेन बातें लिख लिख के बताऊंगा, स्पेशल पॉइंट होगी। देखिए, किसी भी कंपनी का जब नाम लिखा जाता है ना, तो उसके नाम के साथ एक वर्ड लगाया जाता है लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाती है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसका नाम जब लिखा जाता है उसके नाम के साथ वर्ड लगाया जाता है, शब्द लगाया जाता है प्राइवेट लिमिटेड। तो एक पब्लिक कंपनी के नाम के साथ वर्ड लगाते हैं लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ वर्ड लगाते हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो जब आप किसी भी कंपनी का नाम लिखते हो तो उसका तरीका क्या है? नेम प्लस लिमिटेड। जैसे मैंने नाम देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है। याद कीजिए, पब्लिक कंपनी के नाम में लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है और प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है। तो अभी हम नाम को चेंज करना सीख रहे हैं। तो नाम के अंदर कैसे चेंज करेंगे? देखो, एक तो सबसे आसान तरीका होता है और सबसे डिफिकल्ट तरीका भी होता है साथ साथ। आसान तरीका क्या है कि भाई लिमिटेड की जगह मुझे प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। लिमिटेड की जगह मुझे क्या लगाना है? प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड क्यों लगाना होगा? भाई लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड इससे लगाना होगा क्योंकि हमारी कंपनी पहले एक पब्लिक कंपनी थी और अब वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है। तो जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी तो लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। एक तरीका और भी होता है कि पहले प्राइवेट कंपनी थी सॉरी पहले थी प्राइवेट कंपनी और अब वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है। तो जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी तो उसके नाम में से प्राइवेट वर्ड को हटाया जाएगा। तो एक तो तरीका होता है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का चेंज, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि कंपनी का बेसिक जो नाम है, जैसे नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर हम इस बेसिक नाम को चेंज करना हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पुराना नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया और इसका जो मेन हिस्सा था उसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज से चेंज कर दिया गया, लिखा गया मुकेश धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये होता है कि नाम का फर्स्ट पार्ट अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? नाम का फर्स्ट पार्ट अगर हम चेंज करेंगे तो वो कैसे होगा, और नाम में प्राइवेट वर्ड को लगाना है या हटाना है तो कैसे होगा? देखिए, नेम की ऑल्ट्रेशन को पढ़ने के लिए आपने इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, 2 पार्ट्स में। पहला क्लासिफिकेशन है, पहला टाइप है एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट। ध्यान दीजिए, ये वाला टाइप मैं सामने कट करके बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं कि प्राइवेट शब्द को लगाना या हटाना, नाम में से प्राइवेट शब्द को लगाना है, ये प्राइवेट शब्द को हटाना है, ये हमारा सबसे पहला चेंज है। और आपको ये बात ध्यान देनी है, इसके अलावा हमारा अगर बेसिक नाम चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं अदर चेंज। तो अदर चेंज क्या है? हमारी कंपनी के नाम को चेंज करना। और पहले वाला चेंज क्या है कि नाम के अंदर जो शब्द है प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट को हटाना या प्राइवेट शब्द को लगाना। ये हमारे पास 2 तरह के चेंजेस हैं। आइए हम इन दोनों तरह की चेंजेस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला चेंज क्या है? आप कहना जी, सबसे पहला चेंज है नाम में से प्राइवेट शब्द को ऐड करना या प्राइवेट शब्द को डिलीट करना। तो नाम के अंदर से प्राइवेट शब्द को हटाना या लगाना हमारा सबसे पहला चेंज है। ये कब किया जाता है? बड़ा आसान, ये किया जाता है जब आपकी कंपनी का कन्वर्जन होता है। देखो, हमारे पास बाद में एक चैप्टर बनेगा कन्वर्जन ऑफ कंपनी। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन होता है, ध्यान दो, कि हमारे पास एक पब्लिक कंपनी है, उसे हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो हमारे पास पब्लिक कंपनी थी, जिसे हम प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइवेट शब्द लगाया जाएगा या हटाया जाएगा? आप बोलो क्या होगा? पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइवेट शब्द ऐड करेंगे या हटाएंगे? ऐड करेंगे। तो यहां पर प्राइवेट शब्द को ऐड किया जाना है। एक होता है उल्टा, कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो प्राइवेट कंपनी ही नाम में प्राइवेट शब्द ऑलरेडी होगा, अब उसे हटाया जा रहा है, तो प्राइवेट शब्द को हटाना। तो एक होता है प्राइवेट शब्द का एडिशन, एक होता है प्राइवेट शब्द का डिलीशन। बेटा रट्टा मत मारना कहीं भी, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आएंगे डिफिकल्ट एक से, और थ्योरी क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर आएगा, आपको सारे को समझ के काम करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट सीए इंटर के पेपर में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो स्टडीज की होती है रट्टाफिकेशन से की होती है, उनके टीचर्स ने उनको रट्टा लगवाया, घोटा घोटा लगवा दिया, लेकिन आपको समझ के काम करना है। क्वेश्चन ये नहीं कहेगा सीधा सीधा प्रोसीजर बताओ, क्वेश्चन कहेगा एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी अपने नाम के अंदर प्राइवेट शब्द को लगाना चाहती है, तो आपने कहना है ओके, अगर प्राइवेट शब्द नाम में लगाया जा रहा है तो मतलब पहले पब्लिक कंपनी थी, अब प्राइवेट में कन्वर्ट होने जा रही है। अब इस काम को करने के लिए आप ध्यान दो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कंपनी का पहले नाम था टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, और अब उसके नाम में से प्राइवेट शब्द को हटाया जा रहा है, प्राइवेट लिमिटेड में चेंज हो रहा है। ये प्राइवेट कंपनी थी, अभी पब्लिक बन गई, तो नाम हो गया टाटा सन्स लिमिटेड, है ना। उल्टा भी हो सकता था, पहले कंपनी पब्लिक कंपनी थी टाटा सन्स लिमिटेड, अभी प्राइवेट हो गई तो नाम हो गया टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट वर्ड का डिलीशन या प्राइवेट वर्ड का एडिशन, ये हमारा सबसे पहला चेंज है। ये चेंज कब हुआ? जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हुई या प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हुई, तो ये हमारा चेंज है। अब इंपॉर्टेंट बात, इस चेंज को करने के लिए आपको दो मेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दो स्टेप आपको लगाने पड़ेंगे, दो स्टेप लगेंगे तो ये चेंज होगा। आप ये मत सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप सोचो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, आप अपनी कंपनी में जॉब करते हो, आप उसके डायरेक्टर हो एक कंपनी के, और आपको अपना नाम प्राइवेट लगाकर या हटाकर चेंज करना है, तो दो स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहला क्या स्टेप फॉलो होगा? यहां से देखो, सबसे पहला स्टेप ये फॉलो होगा कि आप अपनी कंपनी के मेंबर्स का, मेंबर मतलब बेटा शेयर होल्डर्स का, तो आप अपनी कंपनी के मेंबर्स का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। क्या पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। दो स्टेप हैं आपके सामने, आप अपनी कंपनी के मेंबर्स का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि हम अपनी कंपनी के मेंबर्स की एक मीटिंग कॉल करेंगे। हम मेंबर्स की क्या बुलाएंगे? मीटिंग। अपनी कंपनी के सभी मेंबर्स को बुलाओगे, उनकी एक मीटिंग करवाओगे और उस मीटिंग के अंदर मेंबर्स को बिठा लोगे। फिर उन मेंबर्स को कहा जाएगा कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो। रेजोल्यूशन का मतलब है प्रपोजल। तो मेंबर्स से कहेंगे रेजोल्यूशन पास करो। एक एक शब्द का मतलब देखिए, रेजोल्यूशन का मतलब है प्रपोजल। मेंबर्स एक प्रपोजल पास करेंगे और उस प्रपोजल को पास करने के लिए जितने मेंबर्स बैठकर वोट डालेंगे ना, जितने मेंबर्स मीटिंग में आए हैं वोट डाल रहे हैं, उनमें से 75% या 75% से भी ज्यादा, मतलब कम से कम 75% मेंबर्स आपको कहते हैं हां नाम चेंज कर दो, तब नाम चेंज होगा। तो हमें रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल। स्पेशल का मतलब 75% मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है। अगर मीटिंग के अंदर मान लीजिए 1000 शेयर होल्डर बैठे हैं, 1000 मेंबर्स बैठे हैं और सबके पास बराबर वोटिंग पावर है, बराबर सबके पास शेयर्स हैं, तो इनमें से कम 750 शेयर होल्डर्स या 750 शेयर होल्डर से भी ज्यादा अगर हां कहेंगे कि भी नाम को चेंज कर दो, पब्लिक से प्राइवेट बन जाओ, प्राइवेट से पब्लिक बन जाओ, तब चेंज होगा। तो आपकी कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अब बात दोबारा देखिए, एक बार फिर देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग में शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करवाओगे और आपके वो शेयर होल्डर्स जो मीटिंग में वोट डाल रहे हैं, उनमें से 75% वोटिंग पावर के शेयर होल्डर्स, 75% वोटिंग पावर के शेयर होल्डर्स आपको यस कहते हैं, रेजोल्यूशन को पास करते हैं, तो हम इसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। ये रेजोल्यूशन पास होगा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना हो, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना हो, पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास होने के बाद इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन दी जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आरओसी कहते हैं। याद कीजिए, आरओसी वो ऑफिसर होता है
जो कंपनीज को रेगुलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आरओसी को इंफॉर्मेशन देनी है। आरओसी को इंफॉर्मेशन कैसे देनी है? देखो, रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर, भाई कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से देखते हैं? जब से रेजोल्यूशन पास किया। तो रेजोल्यूशन को पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को इंफॉर्मेशन दे दो कि सर हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। और ये इंफॉर्मेशन कैसे देनी है? क्या आरओसी के ऑफिस में जाकर देनी है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन आरओसी को ऑनलाइन सबमिट की जाती है। तो आपने क्या किया? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने विद इन 30 डेज आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दी। और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देने से आपने आरओसी को बताया कि कंपनी का रेजोल्यूशन कैसे पास हुआ, कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक में हो रहा है। अब 3 इंपॉर्टेंट बातें मेरे साथ दोबारा सुनिए। नाम में प्राइवेट वर्ड को ऐड किया जा रहा है या हटाया जा रहा है? तो ये काम कब किया जा रहा है? जब हमारी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हुई या प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई। दूसरी बात, हमने अपने मेंबर्स का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। तीसरी बात, हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्मेशन दी। दोबारा देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? स्पेशल रेजोल्यूशन का मीनिंग है कि 75% वोटिंग पावर के शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली गई। और जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उस रेजोल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को बताया होगा कि पब्लिक से प्राइवेट में चेंज क्यों हो रहा है या प्राइवेट से पब्लिक में चेंज क्यों हो रहा है। तो डिटेल में आपने मेंबर्स को एक्सप्लेन किया कि हम ये रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहे हैं। फिर 75% वोटिंग पावर से ये पास किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्मेशन दी। आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्मेशन कितने दिन में दी? 30 दिन के अंदर अंदर। और 30 दिन कब से गिने जाएंगे? क्वेश्चन सुनिए, 30 दिन कब से गिने जाएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। तो 30 दिन गिने जाएंगे जब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ तब से। तो आज मान लो एक एग्जांपल, आज मान लो 1 अक्टूबर को मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास किया? 1 अक्टूबर को पास किया। तो 1 अक्टूबर में 30 दिन जोड़ो। 30 दिन, 1 अक्टूबर प्लस 30 दिन कितने बनते हैं? देखो, नॉर्मल सभी बच्चे कहते हैं 1 अक्टूबर को रेजोल्यूशन पास किया तो 30 तारीख को 30 दिन खत्म हो जाते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1 अक्टूबर को अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो 30 दिन ऐड करने के बाद बनता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। उस दिन तक आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्म कर दो कि हमने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, हम पब्लिक से प्राइवेट हो गए या प्राइवेट से पब्लिक हो गए। इस सिचुएशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना। अगर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्म नहीं किया, अगर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्म नहीं किया तो आपका पास किया गया रेजोल्यूशन इनवैलिड है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्म नहीं किया तो आपका पास किया गया रेजोल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, और 30 दिन के खत्म होने पर इस रेजोल्यूशन को 0 मान लिया जाएगा। आपकी कंपनी का कन्वर्जन नहीं होगा। आपकी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हुई या प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई, वो कन्वर्जन नहीं होगा अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने रेजोल्यूशन को आरओसी को इंफॉर्म नहीं किया। इन केस यू फेल टू इंफॉर्म अबाउट द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन टू द आरओसी, देन रेजोल्यूशन विल बी इनवैलिड एंड इट विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। हम मानेंगे कि आप पब्लिक थे, आप कन्वर्ट नहीं हुए प्राइवेट में, आप प्राइवेट थे, आप पब्लिक में कन्वर्ट नहीं हुए, आपका कन्वर्जन नहीं हो सकता। बेटा अब ये एक चेंज है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखो ये प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है, इतना सा प्रोसीजर था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इस काम को करने के लिए हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए? क्या हम सरकार की अप्रूवल ले रहे हैं? तो जवाब है नहीं। इस कन्वर्जन को करने के लिए हम गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले रहे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आरओसी को जब आपने इंफॉर्म किया, आरओसी मना कर दे कि नहीं मैं तुम्हें कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, तो जवाब है नहीं। आरओसी के पास इस अप्रूवल को देने की, इस रिजेक्शन को करने की कोई पावर नहीं है। आरओसी आपके कन्वर्जन को नहीं रुकवा सकता। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपके कन्वर्जन को नहीं रोकेगा, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसे बेटा बताया जा रहा है, अप्रूवल नहीं मांगी जा रही। इमेजिन करो, छोटा सा एग्जांपल, आप अपनी क्लास करने के लिए घर से बाहर किसी इंस्टीट्यूट में गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए थे, आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी क्लास करने अपने कॉलेज में गए हुए थे।
शाम को क्लास खत्म करके अपने घर वापस आ रही थी, बस या मेट्रो पकड़ के वापस आना है, रास्ते में देर हो गई, बारिश आ गई, जाम में कहीं फंस गए, देर हो रही है, तो फोन करके अपनी मम्मी को इंफॉर्मेशन देते हो कि मम्मी ने आधा घंटा लेट आ रहा हूं, तो मम्मा को इंफॉर्मेशन दी जाती है। मम्मा से ये नहीं पूछते क्या आधा घंटा लेट आ जाऊं, अगर मम्मी से पूछोगे तो हमेशा मना ही कर देंगी, तो मम्मा को इंफॉर्मेशन देती है कि मैं लेट हो गया हूं, देरी से आऊंगा। आप आरओसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सर हम पब्लिक कंपनी थे, हम प्राइवेट में कन्वर्ट हो गए, या सर हम प्राइवेट कंपनी थे, हम पब्लिक में कन्वर्ट हो गए। आरओसी को ये नहीं पूछ रहे सर क्या हम कन्वर्ट हो जाएं, तो आरओसी से अप्रूवल नहीं मांगी जा रही, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये हमारे कंपनी के नेम क्लॉज की ऑल्टरेशन का सबसे पहला स्टेप है, जो कि आपके सामने है। अब देखो ये स्टेप तो पूरा हो गया, इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, इसमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगी भी नहीं जा रही। अब हम चलते हैं हमारे नाम के अदर चेंजेस पर। अदर चेंज कैसा होता है? अदर चेंज बड़ा अच्छा होता है। देखो बड़े पुराने जमाने में एक कंपनी होती थी, नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपने सबने नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हम इसको शॉर्ट में कहते थे टिस्को। इसको देखो टाटा का टी यूज करते थे, आयरन का आई एंड स्टील का एस और कंपनी का सी, उसको टिस्को कहा करते थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब उन्होंने इसका नाम, इतना बड़ा नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आगे लिमिटेड भी लगा हुआ था बेटा, उन्होंने इसके नाम को चेंज किया, सिंपल सा नाम रख दिया टाटा स्टील लिमिटेड। अब इसको हम टाटा स्टील कहते हैं बेटा, इसका नाम पहले अलग था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इन्होंने इसमें से नाम में से आयरन शब्द हटाया, एंड शब्द हटाया और कंपनी शब्द हटाया, अब इसको सिंपल टाटा स्टील लिमिटेड कहते हैं। तो ये देखो, ये थी तो पहले भी पब्लिक कंपनी, लिमिटेड लगा हुआ था, पब्लिक आज भी है, नाम में अदर चेंज हुआ है ना। पुराने जमाने में एक कंपनी थी, एक बैंक होता था यूटीआई बैंक लिमिटेड, आपने सबने इसका नाम सुना होगा, यूटीआई बैंक लिमिटेड नाम का बैंक था। अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, आजकल इसका नाम हो गया एक्सिस बैंक। तो यूटीआई शब्द की जगह उन्होंने एक्सिस शब्द लगा दिया और बैंक एज इट इज है, लिमिटेड शब्द एज इट इज है। तो ये नाम में है अदर चेंज, लिमिटेड चेंज नहीं हुआ, अदर चेंज हो गया नाम के अंदर। ये है हमारी कंपनी के नेम को चेंज कर देना। अब देखिए मेरे साथ इस चेंज को कैसे किया जाता है। इस चेंज को करने के लिए बेटा हमें कितने स्टेप फॉलो करने हैं जानते हैं? इस स्टेप को, इसको चेंज करने के लिए हमें 3 स्टेप्स लगाने हैं। हां जी, कितने स्टेप लगाने हैं? 3 स्टेप लगाने हैं। देखिए ऊपर वाले चेंज में कितने स्टेप थे सर? 2 स्टेप थे। मैंने पूछा ऊपर वाले चेंज में कितने स्टेप थे? 2। देखा, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था और आरओसी को इंफॉर्मेशन दी थी। अब कितने स्टेप हैं? 3। और एक खास बात बताता हूं, जो ऊपर के 2 स्टेप थे वो एज इट इज यहां भी हैं, जो 2 स्टेप ऊपर लिखे थे वो यहां भी है। एक स्टेप हमारे सामने बढ़ गया, एक स्टेप हमारे सामने बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, उस एक स्टेप को बढ़ा दो, 2 स्टेप ऊपर वाले लगा दो, ये स्टेप भी, ये चेंज भी पूरा हो जाएगा। तो 2 पुराने और एक नए, सिर्फ एक को नए को याद करना है। देखो कम याद करके कितना अच्छा आंसर निकल के आएगा। 2 पुराने वाले और एक नए वाला लगा देना, हमारे नाम के अंदर चेंज हो गया। तो हमने नाम में चेंज कैसे किया? नाम में देखो सबसे पहले हमने क्या किया? पहला स्टेप, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये आपको पता है, आप भी साथ साथ बोलना। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? कौन पास करता है? पहली बात, कौन पास करता है? कहना सर मेंबर्स पास करते हैं, शेयर होल्डर्स। सर स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशल का क्या मतलब होता है? तो कहना स्पेशल का मतलब होता है कि 75% मेंबर्स की अप्रूवल से पास होता है, इसलिए स्पेशल कहते हैं बेटा। अगर 75% मेंबर्स की अप्रूवल से पास करते हैं ना, 75% या उससे ज्यादा मेंबर्स की अप्रूवल से, इसीलिए हम इसे स्पेशल कहते हैं। और इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसे क्यों पास करें। तो भाई 75% मेंबर्स की अप्रूवल से पास हुआ, डिटेल में एक्सप्लेन हुआ, इसलिए हम इसे स्पेशल कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप तो सेम जो पीछे वाला था उससे हल्का सा अलग हो गया। क्या स्टेप है? अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, आरडी। आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। आरडी एक ऑफिसर होता है बेटा, आरओसी से सीनियर ऑफिसर होता है। आरओसी जो है उनसे बड़ा ऑफिसर होता है बेटा आरडी। तो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है। देखो आरओसी होते हैं स्टेट वाइज, यूपी का एक आरओसी, हरियाणा का एक आरओसी, पंजाब का एक आरओसी, महाराष्ट्र में आरओसी, तमिलनाडु में आरओसी। आरओसी होते हैं स्टेट वाइज। देखो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आरओसी हैं
और कुछ आरओसीज जो होते हैं, हर आरओसी के ऊपर, कुछ आरओसी के ऊपर एक रीजनल डायरेक्टर होता है। रीजनल डायरेक्टर नॉर्मली ऐसे होता है बेटा, पूरे ईस्ट इंडिया का एक रीजनल डायरेक्टर, वेस्ट इंडिया का एक रीजनल डायरेक्टर, नॉर्दर्न इंडिया का एक रीजनल डायरेक्टर, ऐसे रीजनल डायरेक्टर होते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूं तो हम नॉर्थ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं, तो रीजनल डायरेक्टर आरओसी से बड़ा होता है। एक एक रीजनल डायरेक्टर के अंडर कई कई आरओसी होते हैं, उसके अंडर बेटा 5-5 से 7-7 आरओसी उनके अंडर बैठे हुए। तो हम किसकी अप्रूवल ले रहे हैं? रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ले रहे हैं। देखो पिछले वाले प्रोसीजर में रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं मांगी थी, इस वाले प्रोसीजर में रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल मांग रहे हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप सेम रहेगा, क्या? इंफॉर्मेशन टू आरओसी। आरओसी को इंफॉर्मेशन देनी है। कैसे देनी है? इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देनी है। इंफॉर्मेशन कब देनी है? देखो भाई, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उसकी इंफॉर्मेशन अलग दे देना, और रीजनल डायरेक्टर की जो अप्रूवल आएगी उसकी इंफॉर्मेशन अलग दे देना आरओसी को। तो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को दे देना। तो सेम पहले वाला स्टेप, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आते ही वो भी आरओसी को सबमिट कर देना। तो देखो पिछले वाले स्टेप के प्रोसीजर की कंपैरिजन में हमारे पास एक स्टेप बढ़ गया, हमें रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है। अब हर चीज को समझ के याद करना है। सर हमने रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल क्यों ली? मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर हमने यहां पर रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल क्यों ली है? सर पिछले वाले स्टेप में तो नहीं ली थी। सर यहां रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल क्यों मांग रहे हो? मैं कहूंगा देखो बेटा, आपने अपने पुराने लेवल पर, जब आप फाउंडेशन लेवल पर थे, बेसिक लेवल पर आपने सीखा है कि जब एक कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है तो कंपनी का नाम सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान दीजिए, आप किसी भी कंपनी को बनाते हैं तो उसका नाम सेलेक्ट करते हैं। जब आप एक कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं ना, कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं ना, तो नाम यूनिक नेम होता है। याद कीजिए, नाम होता है यूनिक। नाम किसी और कंपनी का सिमिलर भी नहीं होता, और हमारी कंपनी का नाम अनवांटेड भी नहीं होता, अनडिजायरेबल नाम। अनडिजायरेबल का मतलब है नाम ऐसा नहीं हो सकता बेटा जो नहीं रखा जा सकता। नाम की, कंपनी का नाम सेलेक्ट करने की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। कल को आप अपनी कंपनी का नाम ऐसे रखो जिससे लगे कि कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो। आपने नाम रख लिया स्मगलर्स इंडिया लिमिटेड, तो नाम में स्मगलर शब्द थोड़ा आने देंगे बेटा हम। तो कंपनी का नाम अपने आप में यूनिक होना चाहिए, किसी और से मैच ना करता हो, कंपनी का नाम अनडिजायरेबल ना हो, अनवांटेड नाम ना हो। तो रीजनल डायरेक्टर इन सभी बातों को चेक करेंगे कि आपका जो कंपनी का नया नाम रखा जा रहा है वो सही है, कंपनी लॉ की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। जब रीजनल डायरेक्टर इस बात को चेक कर देंगे कि आपका रखा गया नाम कंपनी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तब वो आपको अप्रूवल देंगे कि यस आपकी कंपनी का नाम रखा जा सकता है। इसीलिए हमने रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ली और उसके बाद हमारी कंपनी का नाम चेंज हुआ। जब हम पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हुए थे तो आपके नाम में सिर्फ लिमिटेड शब्द को लगाया गया था या हटाया गया था, आपका शुरुआत का नाम, इनिशियल नाम चेंज नहीं हुआ था। क्योंकि आपका इनिशियल नाम चेंज नहीं हुआ था तो वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां आप कुछ भी नाम रख सकते थे, वहां हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहां हमें अपना इनिशियल नाम चेंज नहीं करना था, तो हमने रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं ली थी बेटा। तो याद रखिए, इन पूरे स्टेप्स के अंदर आपने अपनी कंपनी के नाम को चेंज करना सीखा। अब इनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिस पर बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि जब हमारी कंपनी शुरू में बनी थी तो हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा। देखो मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर जब हमारी कंपनी शुरुआत में बनी थी तो हमें शुरू में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा। मैंने कहा हाँ बेटा, शुरू में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा। सर उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमारा नाम लिखा था? हाँ जी, हमारा नाम लिखा था। और अब हमने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, अब हमने एक नया नाम रख लिया। यस, हमने नया नाम रख लिया। तो पुराने वाला नाम को मैं क्या कहूंगा? पुराने वाले नाम को कहूंगा ओल्ड नेम। तो सर पहले हमारा नाम कुछ और था, अब हमने नाम कुछ और रख लिया। यस, हमारा नाम बदल गया। तो जब हमने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, जब हमने अपनी कंपनी के नेम को चेंज किया, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या होगा? क्योंकि उसमें तो पुराना ही नाम लिखा था। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जब भी आपकी कंपनी का नाम चेंज होता है, आपको एक फ्रेश, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दिया जाता है।
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जो इस बात को मेंशन करके बताएगा कि यस आपका पुराना नाम क्या था, आपका नया नाम क्या हुआ और किस डेट से आपका नया नाम चेंज हुआ। तो न्यू नेम रखने पर, नेम चेंज होने पर, नेम चेंज बेटा किसी भी केस में हो, चाहे प्राइवेट से पब्लिक वाला चेंज है चाहे अदर चेंज है, इन दोनों सिचुएशंस में जब आपका नाम चेंज होता है तो आपका नाम चेंज होने पर आपको एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिए जाने पर आपकी कंपनी का नाम चेंज हो जाता है। तो जब आपकी कंपनी का नाम चेंज होता है तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है जिससे आपका नाम चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपका नाम चेंज हो जाता है, आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है और इस नए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ये बात लिखी जाती है कि आपका नाम नया क्या है और किस डेट से चेंज हुआ। तो एक क्वेश्चन है बेटा, जब एक कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसके पुराने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तो पुराना नाम लिखा था। तो जवाब है पुराना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल हो गया है, क्योंकि उस कंपनी को न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा जो बताएगा कि आप ओरिजिनली कब बने थे और आज क्या तारीख है जब आपका नाम चेंज हुआ। सारी बातें बताएगा, ओरिजिनली कब बने थे, आज की डेट बताएगा, आज आपका नाम चेंज हो गया है। तो मैंने आपको एक कंपनी के नेम क्लॉज की ऑल्टरेशन पढ़ा दी बेटा। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया कि कंपनी का नाम जो चेंज होता है वो किस तरह से होता है। तो ध्यान दीजिए, कंपनी का नाम चेंज करने का सबसे पहला स्टेप था जो मैंने आपको यहां बताया। प्लीज ध्यान दीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने 6 क्लॉजेस को पढ़ना है। सबसे पहला क्लॉज कि नाम चेंज कैसे होता है, इसकी ऑल्टरेशन को हमने बेटा खत्म कर दिया। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप इसके ऊपर आने वाले सभी थ्योरी क्वेश्चंस, सभी एमसीक्यूज और सभी केस स्टडीज के अच्छे से आंसर बना देंगे। केस स्टडीज की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और कराऊंगा अलग से। केस स्टडीज की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमें और करनी पड़ेगी क्योंकि हमें केस स्टडीज के आंसर लिखने के फॉर्मेट्स को भी सीखना है। अब हम एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को कैसे शिफ्ट किया जाए, अब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो हम सीखेंगे एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को अगर हम एक स्टेट से सेकंड स्टेट में शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो वो शिफ्टिंग कैसे की जाती है। अभी हमने नेम की ऑल्टरेशन को सीखा, अब हम रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग को सीखने जा रहे हैं। इस शिफ्टिंग को सीखने से पहले आप मेरे साथ इस शिफ्टिंग के बारे में एक पॉइंट को समझिए। देखो, जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, याद रखिए, जो भी हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है उसके अंदर आप स्टेट का नाम मेंशन करते हैं। हमारा ऑफिस कौन सी स्टेट में है, हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, स्टेट का नाम मेंशन करते हैं। जैसे आपकी कंपनी का ऑफिस मान लीजिए हरियाणा में है, सोनीपत के अंदर, तो आप यहां लिखते हैं हरियाणा, आप यहां सोनीपत या पानीपत नहीं लिखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कंपनी का ऑफिस मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर है, मेरठ के अंदर, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखेंगे उत्तर प्रदेश, आप मेरठ, लखनऊ या कानपुर शहरों का नाम नहीं लिखा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इंडिया के अंदर जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बनाया जाता है तो उसमें स्टेट का नाम लिखा जाता है, उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस नहीं होता है। अब देखो, एक सिचुएशन देखो मेरे साथ, आप समझ के देखो। मान लीजिए कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है। सोचो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं। सोचो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है हरियाणा के अंदर, तो आप कहना जी हरियाणा में कहां पर है, तो मैंने कहा हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हरियाणा में पानीपत के अंदर है। ठीक है, और सर हम पानीपत से शिफ्ट करके जा रहे हैं। हम पानीपत से शिफ्ट करके कहां जा रहे हैं, हम पानीपत से शिफ्ट करके जा रहे हैं, सपोज कीजिए करनाल, जो कि खुद हरियाणा के अंदर है। तो हम हरियाणा से हरियाणा में ही रहे, लेकिन हमने पानीपत से शिफ्ट करके करनाल में ऑफिस शिफ्ट किया। तो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में पहले क्या लिखा होगा, पहले लिखा होगा हरियाणा, क्योंकि वो पहले ऑफिस पानीपत में था। पानीपत तो लिखा नहीं होगा, पहले तो खाली हरियाणा लिखा होगा। अब हम पानीपत से करनाल में चले गए, तो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में अब भी क्या लिखा होगा, सर अब भी हरियाणा ही लिखा होगा, क्योंकि उसमें पानीपत और करनाल शहरों का नाम तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने सेम सिटी, सेम शहर के अंदर हमने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को सेम सिटी में, सेम शहर में एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज किया, तो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। एम आई राइट? मैं आपको बात दोबारा बोलता हूं, आप मेरी बात दोबारा समझ के देखिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। वो कहता है
कि अगर आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज किया, लेकिन आपकी स्टेट सेम है, सेम स्टेट, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, स्टेट सेम है, पंजाब से पंजाब में जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा बोलेंगे पंजाब से पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में अमृतसर से लुधियाना जा रहे हैं, तो ये नहीं बोलेंगे कि पंजाब से पंजाब में जा रहे हैं, कहेंगे सर पंजाब के अंदर ही है। हरियाणा में सोनीपत से पानीपत जा रहे हैं, तो बोलेंगे हरियाणा के अंदर ही है। यूपी में थे, लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, तो भाई ये थोड़ा बोलेंगे यूपी से बाहर चले गए, बोलेंगे लक यूपी के अंदर ही है। तो अगर सेम सिटी या डिफरेंट सिटीज में कहीं जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी स्टेट सेम है, तो अगर आप सेम सिटी या अलग सिटी में कहीं भी शिफ्टिंग करते हैं, आपकी स्टेट सेम हो, तो हम इस शिफ्टिंग को एक तरह से पढ़ेंगे और इसको हम नाम देंगे नंबर 1। रादर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि अगर आप एक स्टेट के अंदर अपना ऑफिस कहीं शिफ्ट करते हो, एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा से हरियाणा, पंजाब से पंजाब, तो हम इसे सेम स्टेट में होने वाली शिफ्टिंग को पढ़ेंगे अलग से। ये मैं अलग से बताऊंगा, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद दूसरा देखिए, एक सिचुएशन ये भी देखिए मेरे साथ। इस सिचुएशन में क्या होगा, कभी कभी आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को डिफरेंट स्टेट्स में चेंज करोगे, स्टेट चेंज कर दोगे। जैसे पहले आपका ऑफिस कहां था, पहले आपका ऑफिस था हरियाणा, और अब आप शिफ्ट करके कहां चले गए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश चले गए, यूपी चले गए। तो पहले आपका ऑफिस कहां था जी, हरियाणा में था, अब आप कहां चले गए, यूपी में चले गए, स्टेट चेंज हो गई। तो जब स्टेट चेंज हो गई, तो पहले हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हरियाणा लिखा था, और अब हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर यूपी लिखना पड़ेगा। यहां देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा, है ना। अब देखो, जो सबसे पहली मैंने आपको शिफ्टिंग बताई, जहां आप एक स्टेट में होते हैं और उसी स्टेट से उसी स्टेट के अंदर ही कहीं और जगह जा रहे हैं, तो वहां हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई बदलाव नहीं होता, याद कीजिए, लेकिन ऑफिस की शिफ्टिंग जरूर हो रही है सबसे पहले केस में। अब जो केस है, इसको मैंने नाम दिया केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है जी, केस नंबर 2 है कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करने जा रहा हूं, तो यहां पर हमारे मेमोरेंडम के अंदर भी बदलाव होगा। इसको हमने नाम दिया डिफरेंट स्टेट्स, तो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी चेंज होगा, क्योंकि हमारे स्टेट को चेंज किया जा रहा है, स्टेट को बदला जा रहा है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी चेंज हो गया। अब इसके बाद मैं आपको तीसरे तरह का चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो तीसरा बताऊंगा, एक और चेंज बताऊंगा। देखिए, इंडिया में अंग्रेजों के जमाने में क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस जमाने की बात बताता हूं। अंग्रेजों के जमाने में इंडिया में, ध्यान रखिए हमेशा जो बात बता रहा हूं, अंग्रेजों के जमाने की बात बता रहा हूं। अंग्रेजों के जमाने में तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, देखो वैसे तो हर स्टेट में एक आरओसी होता है, हर स्टेट में एक आरओसी होता है, तो अंग्रेजों के जमाने में तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में 2 आरओसी होते थे। देखो वैसे हर स्टेट में एक आरओसी होता है, बट इन 2 स्टेट्स में अंग्रेजों के जमाने में 2 आरओसी हुआ करते थे। आप कहेंगे 2 आरओसी क्यों होते थे, इनके बहुत बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको सबसे मेन कारण बताता हूं, वैसे तो बड़े सारे कारण है, बड़े सारे रीजन है। हर स्टेट में एक ही आरओसी होता है, यहां पर 2-2 होती है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जो मद्रास है, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु में जो चेन्नई है, जिसको हम मद्रास कहते थे पुराने जमाने में, चेन्नई का अलग आरओसी होता था, और बचे हुए तमिलनाडु का अलग आरओसी होता था। ऐसा इसलिए होता था कि पुराने जमाने में चेन्नई से बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था पानी के रास्ते, तो चेन्नई में ज्यादा कंपनी खुलती थी, तो एक अलग आरओसी चेन्नई को बना के दिया गया था, तो चेन्नई का आरओसी पूरा अलग था, पुराने जमाने में ऐसा था। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर देखो, मुंबई का आजकल मुंबई कहते हैं, पुराने जमाने में इसको बॉम्बे कहते थे, तो पुराने जमाने में बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे का एक अलग आरओसी होता था जिसको आजकल मुंबई आरओसी कहते हैं, और बचे हुए महाराष्ट्र का एक अलग आरओसी होता था। तो एक आरओसी रिमेनिंग महाराष्ट्र को चलाता था और एक चलाता था मुंबई को, क्योंकि मुंबई के रास्ते भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो पुराने जमाने से आज तक इंडिया में, पुराने जमाने से आज तक इंडिया में, ध्यान रखिए, तमिलनाडु में 2-2 आरओसी है और महाराष्ट्र में भी 2-2 आरओसी है। तमिलनाडु के 2 आरओसी कौन से हैं, तमिलनाडु के अंदर एक है मद्रास आरओसी, जिसको चेन्नई आरओसी भी कहते हैं, और एक है बचे हुए तमिलनाडु के आरओसी, रिमेनिंग तमिलनाडु को चलाने वाले आरओसी। महाराष्ट्र में भी 2 आरओसी है, एक मुंबई आरओसी
और एक रिमेनिंग महाराष्ट्र की आरओसी। बाकी इंडिया की सभी स्टेट में एक आरओसी होते हैं, सभी स्टेट में एक ही आरओसी होते हैं। दिल्ली में एक आरओसी, यूपी कितना बड़ा है साइज में, एक आरओसी है। हरियाणा कितना बड़ा है साइज में, एक आरओसी है। मध्य प्रदेश कितना बड़ा है साइज में, एक आरओसी है। तो हर स्टेट के एक ही आरओसी होते हैं, लेकिन इन दो स्टेट में दो आरओसी थे। अब इमेजिन कीजिए अगर महाराष्ट्र के अंदर, देखो बेटा ध्यान दो मेरी बात पर, महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी बॉम्बे से शिफ्ट होती है लेकिन रहती महाराष्ट्र के अंदर ही है। महाराष्ट्र में जाती है बॉम्बे से पुणे, तो है तो महाराष्ट्र। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो स्टेट का नाम लिखा जाता है महाराष्ट्र, आरओसी का नाम थोड़ा लिखा जाता है, स्टेट का नाम लिखा जाता है। लेकिन पहले वो कंपनी बॉम्बे आरओसी के अंडर काम करती थी, अब वो महाराष्ट्र आरओसी के अंडर काम करेगी। तो अगर एक कंपनी सेम स्टेट में शिफ्ट करती है लेकिन एक आरओसी के इलाके से दूसरे आरओसी के इलाके में, तो हमने उसके लिए एक अलग प्रोसीजर बनाया। हमने उसका पता है क्या नाम रखा, हमने उसका नाम रखा सेम स्टेट। आप सेम स्टेट में शिफ्टिंग करते हो लेकिन आपके आरओसी अलग अलग हैं। आप कहां शिफ्ट करते हो, सेम स्टेट में, और आपके आरओसी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सेम स्टेट हो और आरओसी अलग हो, तो हमने उसके लिए अलग से प्रोसीजर बना दिया। यह प्रोसीजर हम सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में भी ध्यान रखिए, मुंबई से पुणे जा रहे हैं, हाँ जी भाई साहब कहां जा रहे हैं, मुंबई से पुणे जा रहे हैं, तो मुंबई आरओसी से निकल के महाराष्ट्र आरओसी के इलाके में जा रहे हैं, तब यह प्रोसीजर लगेगा। लेकिन उल्टा सोचिए, क्या उल्टा सोचिए, अगर महाराष्ट्र में होते पुणे से खंडाला जा रहे हैं, तो पुणे भी महाराष्ट्र आरओसी के इलाके में था, खंडाला भी महाराष्ट्र आरओसी के इलाके में है, दो आरओसी वाला नहीं लगेगा प्रोसीजर। फिर तो प्रोसीजर नंबर 1 लग जाएगा जो हमने इससे पहले बताया था, सेम स्टेट वाला। तो अगर आप सेम स्टेट में दो आरओसी के इलाके में एक से निकलकर दूसरे में जा रहे हैं, तब यह प्रोसीजर आपको लगाना है जो मैं आपको यहां बताऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए, आप अगर एक स्टेट में एक ही आरओसी के इलाके में शिफ्टिंग करते हैं तो प्रोसीजर नंबर 1 को लगाना। तो मैं आपको ये जो अलग से एक स्पेशल प्रोसीजर की जिसकी बातें बता रहा हूं, आप जानते हो ये किस प्रोसीजर की बातें बता रहा हूं, मैं आपको अलग से इस प्रोसीजर की बातें बता रहा हूं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, एक आरओसी से दूसरे इलाके में आरओसी में जा रहे हो, या आप तमिलनाडु में हो एक आरओसी से दूसरे आरओसी के इलाके में जा रहे हो, तो हमने इसके लिए अलग से प्रोसीजर बना दिया। हम इस प्रोसीजर को अलग से पढ़ेंगे। आपके स्टडी मॉड्यूल्स में प्रोसीजर बड़े शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इसे हमें बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे पिछले 20 एग्जाम के पेपर्स को उठाने तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ रखा है इसी प्रोसीजर के ऊपर कि आप महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में एक आरओसी से दूसरे आरओसी के इलाके में निकल के जा रहे हैं तो क्या होगा। तो आइए मैं आपको इनकी नंबरिंग करना बताता हूं। इसको हम नंबर दे देते हैं नंबर 2, ये हम प्रोसीजर नंबर 2 पढ़ लेंगे, सेम स्टेट दो आरओसी, और बाद वाले डिफरेंट स्टेट वाले को नंबर दे देंगे प्रोसीजर नंबर 3, है ना। उसको मैंने जानबूझ के पहले 2 लिखा था, अब उसको नंबर 3 लिख रहा हूं। तो मेरे पास आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग को, एक तो ये केस पढ़ोगे सेम स्टेट सेम आरओसी, सेम स्टेट सेम आरओसी वाली बात है नंबर 1। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला जिसका नाम होगा सेम स्टेट डिफरेंट आरओसी। तो सेम स्टेट डिफरेंट आरओसी होगा प्रोसीजर नंबर 2। फिर होगा डिफरेंट आरओसी प्रोसीजर नंबर 3, है ना बेटा। जो सेम स्टेट सेम आरओसी है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए पढ़ा जा रहा है, जो सेम स्टेट डिफरेंट आरओसी है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए पढ़ा जा रहा है, और डिफरेंट स्टेट तो पूरे हिंदुस्तान के लिए पढ़ा जा रहा है बेटा, है ना। देखिए हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे नोट जो मैं आपको बता रहा हूं, सारी बातें हमारी बुक में सब कुछ लिखा मिलेगा। बाद में हम इसके ऊपर अपनी अगली क्लास में इस चैप्टर के ऊपर नोट्स भी बनाएंगे, हम इसके ऊपर नोट्स को बनाना भी सीखेंगे, लेकिन इन फ्लो चार्ट को आप साथ साथ सबको बना के रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट किया जाना है, कितने कॉन्सेप्ट यहां पर हो सकते हैं, तो आप कहना रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करने के 3 स्टेप हो सकते हैं। कितने स्टेप हो सकते हैं? 3। सबसे पहले हम सेम स्टेट में सेम आरओसी के इलाके में शिफ्टिंग कर रहे हैं। दूसरा आपने कहना है कि सर हम तमिलनाडु या महाराष्ट्र में हैं और एक ही स्टेट है लेकिन आरओसी अलग अलग है, तो हम ये प्रोसीजर लगाते। तीसरा कहना सर हम डिफरेंट स्टेट्स में
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो हमारा प्रोसीजर कैसे लगेगा, ये हम नंबर 3 में सीखने जा रहे हैं। बस बेटा, ये स्टेप, ये प्रोसीजर मैंने आपको यहां बताए, आप इसको यहां पर अच्छे से सीख कर रखिएगा। अब आप मेरे साथ देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला प्रोसीजर, आप सेम सिटी या सेम स्टेट की बात करें, ये वाला प्रोसीजर जहां आपकी स्टेट सेम है और आरओसी भी सेम है, स्टेट भी सेम है, आरओसी भी सेम है, तो हम किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, सेम स्टेट में एक ही आरओसी के इलाके में जा रहे हैं। तो आप सेम स्टेट में एक ही आरओसी के इलाके में जा रहे हैं, तो ये प्रोसीजर आपके लिए सामने काम करेगा। ये सबसे आसान प्रोसीजर है, सबसे छोटा प्रोसीजर है, इसमें सबसे कम स्टेप हैं, सबसे कम स्टेप हैं। आप क्या कर रहे हैं जानते हैं, आप यहां पर एक आरओसी के इलाके से निकलकर उसी आरओसी के इलाके में दूसरे शहर वगैरह में कहीं जा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपकी स्टेट सेम है, आपका आरओसी भी सेम है, आपको कहीं दूर कहीं नहीं जाना। आप जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में है, सोनीपत से सोनीपत में ही शिफ्ट कर रहे हो, एक गली से दूसरी गली, एक इलाके से दूसरा इलाका, सोनीपत से पानीपत में जा रहे हो और आरओसी भी सेम है, तो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल आपके सामने सेम चल रहा है। ये आपने मेरे साथ यहां पर देखा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहला काम करना है, दो तरह के स्टेप हैं। आप इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करेंगे। किसका रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इसमें शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो खानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। तो आप पास कीजिए रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बेटा किसका रेजोल्यूशन पास करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करके आप उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर, कितने डेज के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इंफॉर्म कर दें। अप्रूवल नहीं मांग रहे आरओसी से, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सर मैं दिल्ली में हूं, मैं एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा हूं, सर मैं हरियाणा में हूं, मैं पानीपत के अंदर से करनाल जा रहा हूं, सर मैं यूपी में हूं, इलाहाबाद से कानपुर जा रहा हूं, या हो सकता है इलाहाबाद में एक गली से निकलकर दूसरी गली में जा रहा हूं। तो स्टेट भी सेम, आरओसी भी सेम, आरओसी को इंफॉर्म कर दो। और रेजोल्यूशन किसका पास करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। शेयर होल्डर्स को तंग मत करो, शेयर होल्डर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। फिर एक बच्चे ने पूछा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन कितनी वोटिंग पावर से, तो मैं कहूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन हमेशा सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। हां जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन कैसी मेजोरिटी से पास किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी कैसी होती है, 50% से ज्यादा वाली होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन कितनी मेजोरिटी से पास करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं, 50% से ऊपर वाली। कि मान लो मेरे 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, तो 5 में मेजोरिटी कितनी बनेगी, 3 की बनेगी। तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हां कह देंगे तो शिफ्टिंग हो जाएगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिंपल मेजोरिटी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई रेजोल्यूशन स्पेशल वगैरह नहीं बोला जाता, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। बस 2 स्टेप, सामने मत देखिए, मुझे देखिए, 2 स्टेप। पहला स्टेप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, दूसरा स्टेप इंफॉर्मेशन टू आरओसी। 2 स्टेप फॉलो किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास किया, आरओसी को इंफॉर्म किया और अपना ऑफिस शिफ्ट करके चले गए। इस सिचुएशन में आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आप कहना सर ऐसा क्यों, भाई आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो स्टेट का नाम लिखा होता है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ स्टेट का नाम लिखा है, तो देयर इज नो चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज नहीं करना क्योंकि वहां खाली स्टेट का नाम लिखा था बस। और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सेम आरओसी के इलाके में एक जगह से सेकंड जगह शिफ्ट हो गया है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप था। अब मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं भाई, मैं आपको लेकर चलूंगा पॉइंट नंबर 2 की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ। आप देखो स्टेप नंबर 2 कौन सा होगा, स्टेप नंबर 2 होगा सेम स्टेट 2 आरओसी। हाँ जी, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, सेम स्टेट एंड 2 आरओसी। सेम स्टेट है लेकिन आरओसी 2 होंगे। और ये कहानी सिर्फ 2 स्टेट्स की है। कौन कौन सी 2 स्टेट्स की है, ये होगी 2 स्टेट्स की कहानी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। याद कीजिए, महाराष्ट्र में
दो आरओसी कौन कौन से हैं? कहना मुंबई आरओसी एंड महाराष्ट्र आरओसी। हाँ जी, महाराष्ट्र के दो आरओसी कौन कौन से हैं? मुंबई आरओसी एंड महाराष्ट्र आरओसी। और तमिलनाडु के दो आरओसी कौन कौन से हैं? मद्रास आरओसी एंड तमिलनाडु आरओसी। तो महाराष्ट्र में दो आरओसी हैं, तमिलनाडु में दो आरओसी हैं, बाकी पूरे इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता, हर स्टेट का एक ही आरओसी होता है। एवरी स्टेट इज हैविंग ओनली वन आरओसी। सिर्फ महाराष्ट्र में दो आरओसी, तमिलनाडु में दो आरओसी। तो महाराष्ट्र के अंदर एक आरओसी के इलाके से निकल के सेकंड आरओसी के इलाके में जा रहे हैं, प्रोसीजर बढ़ गया, प्रोसीजर बड़ा हो गया, क्योंकि दो आरओसी इन्वॉल्व हो गए। हमें यहां पर तीन मेन काम करने पड़ेंगे। हाँ जी, कितने मेन काम करने पड़ेंगे? तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम एक आरओसी के इलाके से दूसरे आरओसी के इलाके में, बट स्टेट नहीं बदली। अब स्टेट नहीं बदली तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो आपको अलग से कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर बड़ा हो गया क्योंकि आरओसी दो दो हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। आप कहना सर शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्या मतलब होता है? रादर मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी, स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी वोटिंग पावर से पास होता है? बताइए, स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी वोटिंग पावर से पास होता है? आप कहना सर 75% वोटिंग पावर से पास होता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन वो जो 75% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर से पास होता है, और इस रेजोल्यूशन को डिक्लेयर किया जाता है कि ये स्पेशल है। इसे पास करने से पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्पेशल है। तो आपने रेजोल्यूशन पास किया 75% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर से, पास करने से पहले इसको डिक्लेयर कर दिया ये स्पेशल है। उसके साथ देखिए, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? रीजनल डायरेक्टर की। मैं आपसे पूछूंगा, रीजनल डायरेक्टर आरओसी से सीनियर है, जूनियर है? कौन है रीजनल डायरेक्टर? कहना रीजनल डायरेक्टर वो ऑफिसर है जो आरओसी का सीनियर होता है। सर कौन से रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है? हाँ जी, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कौन से वाले रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है? तो मैंने कहा बेटा अगर आप तमिलनाडु में हो तो साउथ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर से। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि रीजनल डायरेक्टर इंडिया के रीजन वाइज होते हैं, ईस्ट इंडिया के, वेस्ट इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के। तो अगर आपको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है तो कौन से वाले? साउथ इंडिया वाले से, तमिलनाडु के केस में। अगर आप महाराष्ट्र में थे तो आप आते हैं वेस्ट इंडिया के रीजनल डायरेक्टर के अंडर, उनसे अप्रूवल लेनी है। तो अपने एरिया के रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लीजिए। रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर फिर आप इंफॉर्मेशन दीजिए, दोनों आरओसी को इंफॉर्मेशन दीजिए, बोथ आरओसी को। सर दोनों आरओसी कौन कौन से हैं? सर एक आरओसी वो है जिसको छोड़कर जा रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो रहा है इस आरओसी के साथ, आरओसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, इसको छोड़कर जा रहे हैं, उसे इंफॉर्म कीजिए। और दूसरा वो आरओसी जिसके इलाके में बिजनेस को लेकर जा रहे हैं, जो हमारा न्यू एरिया है, जो हमारा नया नया आरओसी है, जिसके इलाके में नए नए आ रहे हैं, जिससे दोस्ती होने जा रही है। तो जिस आरओसी से ब्रेकअप करके उसका इलाका छोड़कर जा रहे हो उसे भी इंफॉर्म करो। जिस आरओसी के इलाके के अंदर शिफ्ट कर रहे हो उसे भी इंफॉर्म करो। दोनों आरओसी को इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है जी, बड़ा आसान सी बात। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ली और दोनों आरओसी को इंफॉर्म किया। यहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हो गया। और काम की बात बताता हूं। हाँ जी, कौन से काम की बात बताऊंगा? काम की बात ये बताऊंगा कि यहां पर भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आप जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट का नाम लिखा जाता है, वो तो आज भी नहीं बदला। याद कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो स्टेट का नाम होता है, वो तो अभी तक चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि हमारी स्टेट तो बिल्कुल सेम है। तो हमने यहां पर अपने रजिस्टर ऑफिस की शिफ्टिंग कर दी है एक स्टेट के अंदर, बट आरओसी अलग अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र के केस में ऐसा किया जाता है क्योंकि वहां पर दो दो आरओसी होती है। मैं आपसे पूछूंगा अभी, आप देखिए, आप जब किसी भी स्टूडेंट को देखेंगे, अपने साथ वाले दोस्तों को पढ़ते हुए देखेंगे, वो जहां जहां भी पढ़ते होंगे ना बेटा, 80% जगहों पर, 80% केसेस में ऐसा होगा कि वो जो पढ़ते होंगे तो इस प्रोसीजर को मिस कर जाते हैं, या पढ़ते भी होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए बनाया गया प्रोसीजर है, क्योंकि वहां पर ही दो दो आरओसी हैं, है ना। वो कभी कभी ऐसा रट्टा मार देते हैं कि भाई दो आरओसी का इलाका है, तो मन में आ जाता है कि शायद दो दो आरओसी हर जगह होती है। हर जगह नहीं, सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। उसके साथ देखिए तीसरा स्टेप आ रहा है। देखिए मैंने आपको नंबर 1 स्टेप बता दिया, नीचे फ्लो चार्ट को देखिए, फ्लो चार्ट हटाने वाले हैं हम लोग यहां से। नंबर 1 स्टेप बता दिया,
सेम स्टेट सेम आरओसी, तो क्या होगा, खत्म हो गया जी इसकी कहानी। नंबर 2 स्टेप देखिए, नंबर 2 स्टेप में क्या कर रहे हैं, स्टेट सेम है लेकिन आरओसी अलग अलग हैं। अब हम जा रहे हैं नंबर 3 पर, जहां डिफरेंट स्टेट्स में शिफ्टिंग हो रही है। एक स्टेट हरियाणा से पंजाब, एक स्टेट यूपी से राजस्थान, इनकी शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे बड़ी शिफ्टिंग, जिसका नाम है डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए इसके लिए स्टेप ज्यादा हैं, इसको अभी हम कुछ देर के बाद हम अपनी अगली क्लास में इन सारे टॉपिक्स को किताब से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे। जब हम इन सारे टॉपिक्स को बुक से पढ़ेंगे तो आप इन प्रोसीजर्स को दोबारा से याद कर पाएंगे अच्छे से। देखिए यहां पर हमारे स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम अपने शेयर होल्डर्स का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। सर कितनी वोटिंग पावर से है, सर 75% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर से पास होगा। सर कितनी वोटिंग पावर से, 75% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर से। सर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है रीजनल डायरेक्टर को, अपने एरिया के रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दीजिए, अप्रूवल मांगिए। रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे दो। आप दिल्ली से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, दिल्ली से जा रहे हो हरियाणा, तो जहां से जा रहे हो ना वहां के रीजनल डायरेक्टर को, तो दिल्ली आता है नॉर्थ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर के इलाके में, नॉर्थ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दो, सर मैं शिफ्ट करना चाहता हूं। अब ध्यान दो, रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल नहीं देगा, अभी रीजनल डायरेक्टर भी अप्रूवल नहीं देगा। आपसे पूछेगा भाई स्टेट को छोड़कर जा रहे हो, तो जहां पर तुम काम पहले करते थे, जहां तुम पहले बिजनेस करते थे, वहां पर तुम्हारे क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स जिनसे तुमने उधार लिया होगा, उधार सामान खरीदा होगा, उनके पैसों का क्या होगा। क्या वो तुम्हारे पीछे पीछे नई स्टेट तक आएंगे अपने पैसे मांगने? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। जहां तुम पुरानी किसी स्टेट में थे, तुमने डिवेंचर इश्यू किए होंगे, उन डिवेंचर होल्डर्स का क्या होगा। क्या वो नई स्टेट तक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे अपने पैसे मांगने? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब आप एक स्टेट को छोड़कर जा रहे हो, जब आप एक स्टेट से शिफ्टिंग करने जा रहे हो, तो आप ध्यान दो, जिस स्टेट को छोड़कर जा रही हो वहां की आप सभी अपनी सभी क्रेडिटर्स को, कंपनी के सारे क्रेडिटर्स को, सारे डिबेंचर होल्डर्स को, सबको नोटिस जारी करो, सबसे अप्रूवल मांगो, और इवन जिस आरओसी के इलाके को छोड़कर जा रहे हो उससे भी अप्रूवल मांगो। तो आप अपने सारे क्रेडिटर्स, सारे डिबेंचर होल्डर और आरओसी, पुराना आरओसी जिसके इलाके से जाना चाहते हो, उनको नोटिस दो, उनको एप्लीकेशन दो, उनको बताओ सर मैं आपके इलाके से शिफ्ट करना चाहता हूं, सर प्लीज मुझे परमिशन दो। अब आपके 100% क्रेडिटर्स अप्रूवल देंगे। आपके क्रेडिटर कितने हैं, मान लो 1 लाख, तो 1 लाख बंदों की रिटर्न अप्रूवल चाहिए। आपके 100% डिबेंचर होल्डर अप्रूवल देंगे। सर आपके डिबेंचर होल्डर कितने हैं, मान लो 50,000, तो 50,000 डिबेंचर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। जितने आपके डिबेंचर होल्डर, जितने क्रेडिटर हैं, सब अप्रूवल देंगे। एक एक बंदे से हाँ करवाएंगे बेटा, और ये सारे रिटर्न अप्रूवल देंगे। सोचिए अगर इनमें से एक आदमी भी अप्रूवल देने से रोक देगा, एक आदमी भी मना कर देगा, तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती। तो ये 100% बंदे आपको अप्रूवल देंगे। जब ये 100% लोगों की अप्रूवल मिल जाएगी, तब आपकी शिफ्टिंग का काम आगे बढ़ेगा। मान लो डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स मिलाकर 1 लाख लोग हैं, इनमें से एक ने रोक दिया, एक बंदा रोक रहा है, कह रहा है मैं तो नहीं जाने दूंगा, तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि जो क्रेडिटर या जो डिबेंचर होल्डर हमें शिफ्टिंग नहीं करने दे रहा, हम उसका पेमेंट वापस करेंगे। क्रेडिटर है तो उसका पेमेंट कर दो, वो डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, अब रहा ही नहीं क्रेडिटर, उसका पैसा वापस दो। डिबेंचर होल्डर अगर रोक रहा है, मना कर रहा है जाने से, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस दो, तब आपकी शिफ्टिंग रुकेगी। तो आप अपने क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स की रिटर्न अप्रूवल लो। अगर एक भी बंदा आपको अप्रूवल देने से मना करता है, जो जो अप्रूवल देने से मना करता है, उन्हें डिस्चार्ज करो, उनका पेमेंट वापस करो, या तो उनका पैसा देकर जाओ या उनकी अप्रूवल लेकर जाओ। मतलब उनका पैसा रोक कर आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप। इसके बाद ये सारी अप्रूवल लेटर्स आप रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करना। जिस आरओसी के इलाके से जा रहे हो उसकी भी अप्रूवल चाहिए, ये सारी अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करना। जब ये सारी अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर को सबमिट हो जाएंगी, जब ये सारी अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर्स को दे दी जाएंगी, तब रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देगा कि यस आप शिफ्ट कर सकते हो। तब रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देगा कि अब आपकी शिफ्टिंग हमारे एरिया से की जा सकती है। जब रीजनल डायरेक्टर ने आपको शिफ्टिंग के लिए अप्रूवल दे दी, रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दी कि आपकी शिफ्टिंग की जा सकती है, तब आप
एक्चुअल शिफ्टिंग करेंगे अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में। आप अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्टिंग करेंगे, आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी, मान लो दिल्ली से हरियाणा, मान लो दिल्ली से पंजाब, आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी और आप दोनों आरओसी को इन्फॉर्म कर देंगे। पुराने वाले आरओसी को भी इन्फॉर्म करना, पुराने वाला कौन सा, जिसके इलाके से शिफ्ट होकर जा रहे हैं, और नए आरओसी को भी इन्फॉर्म करना जिसके इलाके के अंदर शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। तो पुराने आरओसी को भी इन्फॉर्म करो, नए आरओसी को भी इन्फॉर्म करो, दोनों को इन्फॉर्म करो, फिर आपकी शिफ्टिंग एक आरओसी के इलाके से दूसरे आरओसी के इलाके में जा रही है। इस पूरे स्टेप के अंदर हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी आता है। देखिए केस स्टडी का नाम है, ध्यान से केस स्टडी का नाम सुनिए, मैं आपको केस स्टडी की बात बताता हूं। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट का केस है। आप ध्यान दीजिए, एक कंपनी थी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड जिसका ऑफिस था महाराष्ट्र में। कंपनी थी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और इसका ऑफिस था महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र से अपना ऑफिस शिफ्ट करके गुजरात जाना चाहती थी। अब इन्होंने सबसे पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, उनका स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, सबसे पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा स्टेप लगाया, इन्होंने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी, इन्होंने डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और आरओसी को एप्लीकेशन दी। डिबेंचर होल्डर्स की अप्रूवल आ गई, क्रेडिटर्स की अप्रूवल आ गई, बट आरओसी को, क्योंकि महाराष्ट्र में थे ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में आरओसी को कहा कि आप अप्रूवल मत दो, आप अप्रूवल मत दो। भाई क्यों अप्रूवल मत दो? इस कंपनी के अंदर महाराष्ट्र में 10,000 आदमी जॉब करते हैं। अगर ये महाराष्ट्र छोड़कर जाएगी तो 10,000 लोगों की जॉब चली जाएगी। और महाराष्ट्र को इस कंपनी से हर साल टैक्स मिलता था, जैसे आजकल जीएसटी होता है तब सेल टैक्स होता था। तो महाराष्ट्र से इस कंपनी को, महाराष्ट्र को इस कंपनी से सेल टैक्स मिलता था। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो करोड़ों रुपए का टैक्स का नुकसान हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र आरओसी को कहा कि हमारे लोगों की जॉब जा रही है, हमें टैक्स का नुकसान है, आप शिफ्टिंग रोक दो। तो महाराष्ट्र आरओसी ने शिफ्टिंग के लिए अप्रूवल नहीं दी। उसने कहा मैं शिफ्टिंग का अप्रूवल नहीं दे रहा क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट शिफ्टिंग को करवाने से मना करती है, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देना चाहती। बस बेटा, जो कंपनी थी वो कहती है कि नहीं सर हम तो शिफ्ट करना चाहते हैं, और वो इस कंपनी ने इस अप्रूवल के ना मिलने की वजह से कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट के सामने बात आई कि सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र आरओसी की मदद से शिफ्टिंग को रुकवाना चाहती है, क्या वो रुकवा सकती है? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोगों की जॉब का नुकसान है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान है। तो कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि देखो जब ये कंपनी महाराष्ट्र से शिफ्ट करके गुजरात जाएगी तो ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र को अगर जॉब्स का नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र के लोगों की जॉब जा रही है, तो गुजरात के लोगों को जॉब का फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र को अगर टैक्स का नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र के लोगों की टैक्स का नुकसान है, तो गुजरात को टैक्स का फायदा हो रहा है। एज अ होल अगर आप इंडिया को सिंगल कंट्री मानते हुए देखो तो इंडिया में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक एरिया में जॉब जा रही है, दूसरे एरिया में जॉब मिल रही है, एक एरिया में टैक्स का नुकसान है, दूसरे एरिया को टैक्स मिलता है। तो उन्होंने कहा देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात को महाराष्ट्र आरओसी की मदद से नहीं सुना जाएगा। तो मतलब इस केस में कहा गया कि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन देती है कि वहां पर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब वहां के लोगों की जॉब जा रही है, या वो कहती है वहां पर टैक्स का नुकसान है, लॉस ऑफ टैक्सेस। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्सेस का नुकसान है, हमारे लोगों की जॉब जा रही है, शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो हम इस बात को नहीं सुनते, हम इस बात को सुनने से मना कर देते हैं और कंपनी की शिफ्टिंग को होने देते हैं। तो इस केस में, मिनर्वा मिल्स के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में डिसाइड करते हुए कहा, पहले केस हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि अगर एक कंपनी अपने ऑफिस को शिफ्ट करना चाहती है और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, और अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगाती है तो उसके ऑब्जेक्शन को नहीं सुना जाएगा। इस सिचुएशन में सिर्फ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के ऑब्जेक्शन मेन होती हैं। आरओसी की तो सिर्फ अप्रूवल मांगी जाती है, वो अपने प्रोसीजर्स को पूरा करता है। मेन जो ऑब्जेक्शन लगाने की पावर है वो क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में है। एक बार उनकी अप्रूवल आ गई, आरओसी की अप्रूवल तो आपको मिलेगी ही, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर आपको परमिशन दे देगा और आप अपने ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हो।
तो हमने यहां पर जब एक कंपनी का ऑफिस एक स्टेट से सेकंड स्टेट में शिफ्ट किया, तो प्लीज ध्यान दीजिए यहां पर हमारे लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी चेंज हुआ, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर स्टेट का नाम लिखा जाता है, तो यहां पर हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज हुआ है। मेमोरेंडम चेंज हो गया, यहां पर स्टेट का नाम बदला है। तो मैंने आपको हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होने वाले दो मेन तरह के चेंजेस मैंने आपको बताया। अगर आप इन दो मेन तरह के चेंजेस को देखोगे तो इसमें देखिए सबसे पहला मैंने आपको जो चेंज बताया है कंपनी के अंदर, वो बताया है नेम क्लॉज का चेंज। दूसरा मैंने बताया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का चेंज कैसे होता है। अभी आपको मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 4 तरह के चेंजेस और बताने हैं, जिनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है अब आप इन सभी प्रोविजंस को अच्छे से याद कर पाएंगे और इन प्रोविजंस के ऊपर आने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अच्छे से दे पाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िएगा, इन प्रोविजंस को अच्छे से पढ़िएगा और हम अपनी अगली क्लासेस में इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब इस चैप्टर के ऊपर जो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड का केस मैंने आपको बताया है, ऐसे ऐसे केस स्टडी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको थॉरोली इसे पढ़ना है, अच्छे से इसको काम करके रखना है और कोशिश कीजिए कि जितनी डिटेल्स मैंने आपको सारी बताई हैं उनको आप साथ साथ समझें, साथ साथ याद करें। देखो हमारे पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस, केस स्टडीज और एमसीक्यूज तीनों आने हैं। आपने इन तीनों को बहुत ही ध्यान से थॉरोली अच्छे से समझ के याद करना है। 4 मेन बातें एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा कि जब मेमोरेंडम को बदला जाता है तो उसके लिए इन प्रोसीजर्स को फुलफिल करना कंपलसरी होता है। अगर आप इन प्रोसीजर्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए, आपको हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है इन केसेस में। इसका मतलब है शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास होगा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली जाएगी, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से रेजोल्यूशन पास होगा, तभी मेमोरेंडम चेंज होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी केसेस में आरओसी को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हर केस में आरओसी को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं कहीं पर कुछ केसेस में अप्रूवल ली जा रही है रीजनल डायरेक्टर की। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल को रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल भी कहते हैं और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी कहते हैं। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल को रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी कहते हैं। बस आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर आप अपनी कंपनी के मेमोरेंडम को ऑल्टर कर पाएंगे। अभी 2 ऑल्ट्रेशंस मैंने आपको बताई, नेम क्लॉज की ऑल्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की ऑल्ट्रेशन। अब इसके बाद मेमोरेंडम की अदर ऑल्ट्रेशन, बाकी ऑल्ट्रेशंस मैं आपको अलग से फिर बताऊंगा। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।